नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट पर पुलिस, एसएसपी रजनीश खुद कर रहे मॉनिटरिंग। 74 चेकिंग प्वाइंट पर 800 जवानों की होगी तैनाती। कलेक्टर जनदर्शन में गूंजा जनता का दर्द, खुलकर सामने आई प्रशासनिक खामियां, अधिकारियों पर बौखलाए कलेक्टर अग्रवाल। प्रशासनिक लॉकडाउन का दूसरा दिन, सरकारी दफ्तरों में पसरा रहा सन्नाटा, दूर दराज से आए लोग हो रहे परेशान, निराश होकर लौटना पड़ा। शहर के मुकाबले कमजोर अग्निशमन व्यवस्था, न्यायधानी की सुरक्षा के लिए केवल 5 वाहन, 39 कर्मचारियों के बूते पूरा विभाग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए बिलासपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर को क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री बनाने के उद्देश्य से जिले भर में सख्त पुलिस व्यवस्था लागू की गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विशेष निगरानी, चेकिंग और पेट्रोलिंग का व्यापक प्लान तैयार किया गया है। पिछले 4 से 5 दिनों से बिलासपुर पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 31 दिसंबर को विशेष फोकस रखते हुए पूरे जिले में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जिले भर में कुल 74 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां स्टॉपर लगाकर वाहनों की सघन जांच की जाएगी। हर चौक चौराहे पर 8 से 10 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। संवेदनशील इलाके में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी स्वयं मोर्चा संभालेंगे, जबकि अन्य स्थानों पर सब इंस्पेक्टर और एएसआई स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तुरंत रोक लगाई जा सके। न्यू ईयर को लेकर पिछले आप लोग देख रहे होंगे 4-5 दिनों से लगातार आपराधिक असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। न्यू ईयर को विशेष तौर पे फोकस करके 31st जो है वो क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री हम लोग जोन डिस्ट्रिक्ट को अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने विशेष तौर पे तैयारियां की हैं। पूरे ज़िले में 74 पॉइंट लगाए हैं, जहां पर कि स्टॉपर लगाकर लगभग हर चौक चौराहे पर 8 से 10 पुलिसकर्मी रहेंगे, जिसमें कई जगह पर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, कई जगह पे सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के कर्मचारी रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने साथ में उनको इक्विप्ड भी किया है, ब्रीथ एनालाइज़र दिया है, सभी के हाथ में ब्रीथ एनालाइज़र होगा, जिसमें कि शराब पीकर जो भी वाहन चलाएंगे उनकी चेकिंग होगी। और इसके अलावा रडार, स्पीड रडार दिया है। यदि स्पीड के जो नियंत्रित स्पीड है उसमें चलें, अन्यथा उसमें कार्रवाई होगी। इंटरसेप्टर दिया है। ये सारी चीज़ें हमने दी हैं और इसके साथ में हम लोगों ने लगभग 700 से 800 लोगों को लगाया है, जो कि फोर्स विजिबल पुलिसिंग के तौर पर हर जगह दिखेगी और कार्रवाइयाँ करेगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी चेकिंग पॉइंट्स पर ब्रेथ एनालाइजर की व्यवस्था की गई है। ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण के लिए स्पीड रडार, इंटरसेप्टर वाहन और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालानी कार्रवाई होगी। विजिबल पुलिसिंग के तहत 700 से 800 पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरकर लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। जो पूरे पॉइंट्स ड्यूटी लग रही हैं, इसके अलावा सभी थानों में सेक्टर वाइज बनाए गए हैं। सेक्टर वाइज पेट्रोलिंग पार्टियां दी जा रही हैं। हमने अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराए हैं थानों को, जिससे कि विदिन 5 मिनट में वो गाड़ी पहुंच जाएगी अगर कहीं से सूचना आती है तो, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ब्रीथ एनालाइजर जो चौक चौराहे पर लगाए जा रहे हैं, उसका यही काम है कि अगर कोई भी इस तरीके से शराब पीकर वाहन चलाता है और उससे एक्सीडेंट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजे, लाउड म्यूजिक और शोर शराबे को लेकर भी पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। खुले स्थानों पर रात 10:30 बजे तक और बंद परिसरों में रात 12:30 बजे तक ही डीजे और संगीत कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। तय समय सीमा के बाद किसी भी तरह का शोर शराबा या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 31 दिसंबर की शाम 1 जनवरी की सुबह तक डैम, रिजॉर्ट, होटल और धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष पहरा रहेगा। पार्टी आयोजकों, रिजॉर्ट
और होटल संचालकों को पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 12:30 का समय है। डीजे, कोलाहल, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होंगी। ओपन एरिया में 10 से 10:30 के बीच में ये सभी बंद करना होगा। क्लोज एरिया में 12:30 तक अपना वो प्रीमाइसेस में कर सकते। किसी भी होटल में, किसी भी रिसोर्ट में, किसी भी बार में अगर कहीं झगड़ा लड़ाई होती है तो बार संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो भी वहाँ उनका अधिकारी ऑथराइज व्यक्ति है, जीएम हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो पार्टी तत्काल बंद कर दी जाएगी वहाँ पर। अगर इस प्रकार का कोई भी न्यूसेंस होता है तो मैं सभी आपके माध्यम से भी इन सभी होटलों, इन सभी बारों के संचालकों को भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने यहाँ नियंत्रित तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से आप अपने यहाँ इन सब आयोजनों को करें। एसएसपी रजनीश सिंह ने जिले वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए खास तौर पर युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए वाहन वही चलाए जो नशे में ना हो। पुलिस का लक्ष्य है कि बिलासपुर जिला 31 दिसंबर को पूरी तरह क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री रहे, ताकि सभी लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का स्वागत कर सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और लोक शांति भंग करने का आरोप लगा है। यह मामला हिंदू नेता राम सिंह से जुड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में बताया गया कि राम सिंह ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक सार्वजनिक पोस्ट साझा की है, जिसमें 30 दिसंबर को बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई है। पोस्ट में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन और आओ मिलकर लड़ें जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस तरह की भाषा पूरे एक धार्मिक समुदाय को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास करती है, जिससे शहर में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच नफरत, तनाव और वैमनस्य फैलाने की आशंका है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर पुतला दहन का आह्वान और उकसाने वाले नारे किसी भी समय हिंसा, दंगे या कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से इस मामले को अत्यंत संवेदनशील बताया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई गंभीर धाराओं के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी धाराएं लागू होने की बात कही गई है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। राम सिंह जी द्वारा जो आज पुतला दहन होना है ना, जो उसमें उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है और पोस्ट डाला है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि मुस्लिम आतंकवाद विरोध, इस्लामिक विरोध का प्रदर्शन आज 6 बजे करना है, जिसमें हम लोग कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि देखिए, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये क्या लिखे हुए हैं, ये बाकायदा ये देखिए, ये पोस्ट डाला उन्होंने साफ साफ लिखा है इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन, जो कि ये गलत है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, हम भी उसके विरोध में हैं, हम उनके साथ हैं। अगर हिंदू भाई लोग के साथ कुछ होगा तो हम भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इस्लाम को अगर वो जोड़ रहे हैं तो ये गलत है। ये पूरे इस्लाम को एक साथ लेना, जो मुस्लिमों मतलब टारगेट केवल मुस्लिम हो रहे हैं इसमें, मैं इसके खिलाफ हूँ और इसी के खिलाफ कि इस्लाम को लेकर आ रहे हैं, इसलिए पूरे मुस्लिम समाज के लोग जो है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। चाह ये रहे हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने का है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और क्या आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। फिलहाल मामला जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में बना हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र से एक अत्यंत दुखद और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सावित्रीबाई राजपूत ने वर्षों की मेहनत और बैंक से लोन लेकर अपने स्वामित्व की भूमि
लाखासर में एक छोटा सा मकान बनाकर सुरक्षित जीवन का सपना देखा था, लेकिन आज वही घर उसके लिए डर और अपमान की वजह बन गया है। पीड़िता के अनुसार 19 दिसंबर 2025 को जनपद उपाध्यक्ष तखतपुर राकेश तिवारी अपने सहयोगी गोलू दुबे और अन्य लोगों के साथ उसके नवनिर्मित मकान पर पहुंचे और उससे अवैध धन की मांग की। जब एक कर्ज में डूबी महिला ने यह मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए मकान पर जबरन ताला लगा दिया और उसे अपने ही घर से बाहर कर दिया। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ अश्लील गाली गलौज, अभद्र व्यवहार किया गया और मर्यादा भंग करने की कोशिश की गई। वहीं शिकायत करने पर नग्न कर गांव में घुमाने जैसी अमानवीय धमकी दी गई। पीड़िता का कहना है कि प्रभावशाली पद और बाहुबल के दम पर उसे लगातार डराया जा रहा है, जिससे वह गंभीर मानसिक तनाव में है और न्याय के लिए थाने अधिकारियों और प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है। एक और बैंक का लोन, दूसरी ओर घर से बेदखली और जान माल का डर, इस त्रासदी ने महिला को पूरी तरह तोड़ दिया है। उसने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई, अवैध रूप से लगाए गए ताले खुलवाकर घर में शांतिपूर्ण कब्जा दिलाने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं मकान बना रही हूँ लोन लेकर, वहाँ पर घर बन चुकी है, किराना देना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरा पति मैं थे और वहाँ पर ना राकेश तिवारी और गोलू दुबे आकर वहाँ ताला लगा दिया। हाथ पर जोड़े ना तो भी थे ना ताला लगा दिया है। झगड़ा करने लगे हैं, हाथ पर तोड़ देंगे और बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे हैं। हमको मांग चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे कर। किस लिए पैसा मांग रहे हैं? नहीं, कुछ झगड़ा नहीं है तो भी कैसे कर रहे थे। ताला खोलना चाहिए वहाँ पर। हाँ, बहुत झगड़ा कर रहे थे, हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसे वैसे नंगा करके भेजेंगे, ऐसे बोल रहे थे। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं बताइए ना, किराया दूँगी तब तो मैं लोन का पैसा पटाऊँगी। मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 57 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के एक आरोपी को रेंज साइबर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बिलासपुर पुलिस ने साइबर ठगों के पूरे नेटवर्क की गहन पूछताछ तेज कर दी है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक निवासी को फर्जी कॉलर ने कॉल कर खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी और किश्तों में 57 लाख रुपए की ठगी कर ली। लगातार पैसों की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी के निर्देश पर रेंज साइबर पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की, जिसमें पैसों के लेन देन का सुराग यूपी के बुलंदशहर तक पहुंचा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पीड़ित को एक अज्ञात कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है। कॉलर ने गिरफ्तारी और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर जांच से बचाने के नाम पर अलग अलग खातों में पैसे जमा कराने को कहा। डर के माहौल में आकर पीड़ित ने किश्तों में कुल 57 लाख रुपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, कभी भी आपको ना वीडियो कॉल करती है, न ही आपको वीडियो कॉल करके आपको बुलाया जाता है और न ही आपको डरने की ज़रूरत है। आपको कभी भी ऐसे कॉल आते हैं तो आप तत्काल उसकी अपने नज़दीकी थाने में जाके कंप्लेन करिए और बिल्कुल भी उस नंबर को एंटरटेन मत करिए। एक मात्र सीधा रास्ता है। दूसरा, कभी भी किसी भी ऐसे लालच में ना आए जिसमें कि आपका रुपया 2 गुना 3 गुना कर दिया जाएगा। कभी भी आप ऐसे किसी भी लालच में ना आए जिसमें कि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा के ट्रेडिंग करके बहुत जल्दी में आपको पैसा डबल कर दिया जाएगा। ये सब ठगने वाली चीज़ें हैं। आप कभी भी अगर इसके झमेले में फंसेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी मेहनत की कमाई को गंवाएंगे। सेकेंड लेयर के आरोपी हैं, उनके अकाउंट का कमीशन के आधार पे यूज हुआ है और काफ़ी एक मुश्त राशि 54 लाख रुपए वो ट्रांसफ़र हो गई है। तो अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं दिल्ली और गाजियाबाद से और बाहर से लाए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के पश्चात ही इसमें बरामदगी ज़्यादा हो पाएगी। मामले की शिकायत मिलते ही एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर रेंज साइबर पुलिस ने विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान सबसे पहले जिन बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उनकी तकनीकी जांच की गई। खातों की कड़ी जुड़ते जुड़ते
पुलिस यूपी के बुलंदशहर पहुंची, जहां से आरोपी मनिंदर सिंह की पहचान हुई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से रेंज साइबर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया। फिलहाल आरोपी मनिंदर सिंह से पूछताछ जारी है और पुलिस को इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। एसएसपी रजनीश सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग या जांच एजेंसी के नाम से आने वाले कॉल पर घबराएं नहीं और तुरंत नजदीकी पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को सूचना दें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट में आज एक बार फिर जनदर्शन के माध्यम से आम जनता की समस्याओं की सीधी सुनवाई की गई। हर मंगलवार की तरह इस बार भी कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दूर दराज से आए लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के सख्त निर्देश दिए। इस जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल के साथ जिला पंचायत CEO संदीप कुमार अग्रवाल और नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे भी मौजूद रहे। तीनों वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं पर एक-एक कर चर्चा हुई, जिससे शिकायतकर्ताओं को न्याय की उम्मीद बंधी। आज के जनदर्शन में बिजली, पानी, सड़क, जमीन पर कब्जा, पेंशन और बैंक से जुड़ी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए। ग्रामीण अंचलों से आए लोगों ने अपनी पीड़ा खुलकर रखी। इन्हीं में से एक मामला मनीराम केवट का रहा, जो शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मनीराम केवट ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उनकी करीब 40 लाख रुपए की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मूका शाखा में जमा है, लेकिन अचानक उनका खाता ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने कई बार बैंक में पत्राचार किया, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर उन्होंने जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए। वहीं एक और संवेदनशील मामला बिल्हा थाना क्षेत्र से सामने आया। वर्ष 2024 की दशहरे की रात एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने इसे हत्या बताते हुए गाँव के 6 युवकों पर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि घटना को 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पुलिस प्रशासन को पूरे मामले की दोबारा गहन जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लड़की ला 6 लड़का बारी तरफ से लेके और शोषण कर हत्या करके भड़का प्रसाद के बीच में फेंक बिरहीन है और पुलिस ले पूछे में एक्सीडेंट बताते और हत्या करके मन फेंके सर। कब के मामले है? ये 12/10/2024 के दिन शनिवार दशहरा रात के। अच्छा, तो एक शिकायत भी कर रहे? एक शिकायत में हाँ SP IG में करें और पोती रायपुर 2-3 गए मंत्री में आवेदन दें, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, महिला मान्य आयोग ये सब में आवेदन करें। सही ढंग से जाँचें नहीं करें तो बाकी मतलब गिरफ्तार तो कर रही, जेकर ऊपर गिरफ्तार नहीं करे उन छोड़ दे सर। उसी दिन के गिरफ्तार नहीं करे। एक लड़का करे रही से बिहान भरोल फिर छोड़ दी। ये है भैया कि मगर भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोका में खाता है और खाता रहे के बाद अचानक जेनो खाता है वाला आदान प्रदान नहीं होते तो मैं बहुत दुखी हूँ। माने 1 माह हो गए करीब पैसा नहीं मिल पाते कर कारण। ओकर बाद मैं फिर गए कल कते रुपये हो और 40 लाख रुपया है। अच्छा, हाँ 40 लाख रुपये है। तो फिर वो बोली कि KYC करना पड़ेगा। मैं KYC के लिए 1 तारीख को उसको दिया KYC के बाद में फिर 8 दिन के बाद में गए, 8-10 दिन के बाद में तो फिर वो बोले कि ID में आपका 2 ठो नंबर है, उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप उसका आवेदन दे दीजिए बोले। आज का जनदर्शन आम जनता के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया, जहां प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि जनता की समस्याएं प्राथमिकता है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ेन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहदा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक घर के पीछे बने मनियारी नदी के निकट में गिरकर 2 साल के मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम मोहदा निवासी राम दुलारी निषाद का 2 वर्षीय बेटा देवेश निषाद 29 दिसंबर की सुबह करीब 11:30 बजे घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान उसकी मां घरेलू काम में व्यस्त थी। खेलते खेलते मासूम पीछे के दरवाजे से निकलकर घर के पास बने एनीकट तक पहुंच गया और उसमें गिर गया। काफी देर तक नजर न आने पर मां ने बच्चे की तलाश शुरू की तो एनीकट में उसकी लाश तैरती हुई दिखाई दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर 20 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दीपक दास और रोहित दास बताए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि इस वारदात का मास्टरमाइंड दीपक दास है, जो पहले उसी व्यवसायी की दुकान में काम करता था। काम से निकाले जाने के बाद से वह दुकान मालिक से नाराज चल रहा था और इसी रंजिश में उसने अपने साथी रोहित दास के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। दोनों आरोपियों ने रविवार रात करीब 9:30 बजे कैलाश मोड़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने लूट के 18 लाख रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की थी। वहीं शेष बचे 2 लाख रुपए भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। रविवार की रात करीबन 9:30 बजे जब अपने दुकान को बंद करके स्कूटी में करीबन 20 लाख रुपया झोले में रखकर, जिसमें कि 3 मोबाइल भी रखा हुआ था, अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति जो है रानी सती मंदिर के पास में उन पर हमला किया सिर में, और उनके पास में जो रखे बैग थे, रुपयों से भरा बैग, उसको लूट करके जो है भाग गया। तत्पश्चात उनके द्वारा जो है वो सूचना उनके परिवारजनों के द्वारा सूचना सरगुजा पुलिस को दी गई। पुलिस जो है तत्काल हरकत में आई और सीएसपी अंबिकापुर के नेतृत्व में साइबर कोतवाली की एक टीम बना करके घटना स्थल तथा आसपास के लोकेशन में रवाना किया गया। मुखबिरों के माध्यम से हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सरगुजा पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कल रात के 12 बजे के आसपास में जो है रुपयों से भरा बैग, जिसमें करीबन 18 लाख रुपए थे, 18,01,000 के आसपास, उसको साथ ही साथ घटना में आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त एक पल्सर, सफ़ेद रंग की पल्सर बाइक को जो है कल रात में ही बरामद कर लिया था। वर्तमान में इसमें प्रकरण में जो एक आरोपी दीपक दास, जो कि अनिल अग्रवाल की दुकान में पूर्व से काम कर रहा था, उनका ही सर्वेंट था, जिसका कोई काम छोड़ दिया था, इसने ही जो है अपने साथी रोहित दास के साथ में मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। दीपक दास और रोहित दास को सरगुजा पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ दीपक दास और रोहित दास के कब्जे से शेष बचे जो 2 लाख थे, उनको भी जो है वो बरामद किया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के तिफरा क्षेत्र स्थित पुलिस निवास ए ब्लॉक में रहने वाली एक महिला के साथ नकाबपोश युवक द्वारा लूट की कोशिश किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के अनुसार एक अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति ने अचानक उस पर हमला करते हुए लूटपाट का प्रयास किया, जिससे वह घबराकर चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग सतर्क हुए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने सिरगिट्टी थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को प्रार्थिया के द्वारा आकर एक आवेदन दिया गया, जिसमें कि उसने बताया कि उसका निवास तिफरा पुलिस कॉलोनी में आई ब्लॉक में है, जहां पर करीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास एक अज्ञात नकाबपोश युवक आकर उसे लूटपाट करने की कोशिश की गई, जिस पर थाना सिरगिट्टी में 331(4) और 309(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बिलासपुर के अचानक मार टाइगर रिजर्व से आज एक बेहद रोमांचक और खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। सोमवार को ATR भ्रमण पर आए पर्यटकों को जंगल में खुलेआम बाघ नजर आया, जिसे देखकर पर्यटक रोमांच से भर गए। दरअसल रायपुर से आए पर्यटक हरिशंकर समीर अपने परिवार के साथ अचानक मार टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचे थे। उन्होंने दूसरी पाली में शिवतराई से जिप्सी बुक कर
कोर एरिया का भ्रमण शुरू किया। जंगल के भीतर जाते ही अचानक सामने बाघ दिखाई दिया, जो शांति से जंगल में विचरण कर रहा था। बाघ को देखकर पहले तो पर्यटक और उसके परिवार के सदस्य घबरा गए, लेकिन कुछ ही पल में डर खुशी में बदल गया। जिप्सी रुकवाई गई और सभी ने मोबाइल निकालकर बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह पल उनके लिए जिंदगी भर यादगार बन गया। इस दौरान गाइड और वाहन चालक ने पूरी सतर्कता बरती। गाइड ने पर्यटकों को जिप्सी से उतरने से मना किया और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी। बाद में इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी एटीआर प्रबंधन को दी गई। अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बताया कि जिस स्थान पर बाघ देखा गया उसकी जानकारी उनके पास है। बाघ की पहचान भी की गई है, लेकिन सुरक्षा कारणों से लोकेशन को गोपनीय रखा गया है। साथ ही पर्यटकों से भी अपील की गई है कि वे जगह का नाम सार्वजनिक न करें। प्रबंधन के अनुसार एटीआर में इस समय 10 से 11 बाघ मौजूद हैं। 4 फेस मॉनिटरिंग, पदचिन्ह और ट्रैप कैमरों में उनकी मौजूदगी लगातार दर्ज हो रही है। आने वाले समय में पर्यटकों को बाघ दिखने की संभावनाएं और बढ़ेंगी। अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघ का दीदार न सिर्फ पर्यटकों के लिए खुशी की बात है, बल्कि यह एटीआर की बढ़ती सफलता और सुरक्षित वन्य जीवन का भी मजबूत प्रमाण है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय हड़ताल पर है। इस हड़ताल का असर आज दूसरे दिन भी साफ तौर पर देखने को मिला। बिलासपुर जिला मुख्यालय में लगभग सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह शांत नजर आए। जिला मुख्यालय के अधिकतर विभागों में ताले लटके हुए दिखाई दिए। कार्यालयों में ना तो अधिकारी मौजूद थे और ना ही कर्मचारी। सामान्य दिनों में जहां कामकाज की चहल पहल रहती है, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। हड़ताल के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज के गांवों से आए लोग अपने जरूरी कामों के लिए जिला कार्यालय पहुंचे, लेकिन कार्यालय बंद होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। कई लोगों ने बताया कि उन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं थी। कुछ लोग खाद्य विभाग में राशन कार्ड से जुड़े काम के लिए आए थे, लेकिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण उनका काम नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबी दूरी तय कर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब बिना काम हुए वापस लौटना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते लोग अपने कामों के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन किसी भी विभाग में सुनवाई नहीं हो पा रही है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल का पूरा असर आज भी बिलासपुर जिला कार्यालय में देखने को मिला। आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित है और शासन प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद कर रही है। अभी जो ये हड़ताल जो चल रहा है, जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, कल से ये हड़ताल प्रारंभ हुआ और कल तक और ये हड़ताल रहना है। ये हड़ताल सिर्फ अब कर्मचारी का हड़ताल नहीं रह गया, ये आम मानस के लिए बहुत ही गंभीर समस्या वाला हड़ताल हो गया है। क्योंकि अभी मैं हाल ही में यहाँ स्वास्थ्य विभाग गया हुआ था, वहाँ मुझे डिस्चार्ज पेपर का डुप्लीकेट पत्र लेना था, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और मेरा पहले का जो डिस्चार्ज पेपर था वो गुम गया था। उसके अलावा मेरे को दूसरा काम ये था कि मेरे जो परिचित वाले हैं उनका राशन कार्ड कट गया है। अभी जो छटाई हुआ है उसमें, और 4 महीने से वो भटक रहे, उनके साथ मैं आया हुआ था। तो मैं जब खाद्य विभाग पहुंचा तो पता चला कि वहाँ कोई अधिकारी नहीं है और वहाँ हड़ताल चल रहा है। और उसी के साथ एक मेरे परिचित की एक महिला आई हुई थी 1 साल के बच्चे को पकड़ के, और बेचारी 50 किलोमीटर दूर से आई हुई है। तो वो बता रही थी कि भैया समस्या है। उनको मैंने अपने फ़ोन से उनके हस्बैंड को फ़ोन भी लगाया कि यहाँ हड़ताल चल रहा है करके, और उनको फिर से वापस जाना पड़ेगा। ऐसे तमाम तरीके की समस्या आ रही है। राशन कार्ड के समस्या के नाम से आ रहे हैं। कहाँ आ रहा? कलेक्टर ऑफिस खाद्य विभाग में। हाँ, तो का हुई? बंद है, कहाँ का है, हड़ताल में है। तो कहाँ लाएगा? कहाँ लाए? कहाँ लाए? तुमन कहाँ ले आए हो? रतनपुर से। तो जानकारी नहीं रही तुम्हारी? जानकारी रही से, यानी कि आज के दिन बुलाए रही समन, कहाँ गई? हाँ, हड़ताल के बारे में जानकारी नहीं? नहीं, हड़ताल बारे में।
बिलासपुर में NRLM बिहार योजना से जुड़ी CRP और सक्रिय महिलाओं का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। बेहद कम मानदेय, बढ़ते काम का दबाव और सुविधाओं की भारी कमी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में सक्रिय महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर को अपनी मांगों से जुड़ा आवेदन सौंपा। सक्रिय महिलाओं का कहना है कि वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत NRLM बिहार योजना में कार्यरत हैं और राज्य व केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। बावजूद इसके उन्हें सिर्फ 1910 रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जा रहा है, जो आज की महंगाई में जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। महिलाओं ने बताया कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में सक्रिय महिलाओं को 6000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है, जबकि छत्तीसगढ़ में उनसे कहीं ज्यादा काम लेकर बेहद कम भुगतान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर सालों से काम कर रही महिलाओं को जबरन काम से हटाया जा रहा है, जिसे उन्होंने सरासर अन्याय बताया। महिलाओं की मांग है कि उन्हें कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाए। उनका कहना है कि आज अधिकांश काम मोबाइल के जरिए ऑनलाइन कराया जाता है, लेकिन मोबाइल, इंटरनेट खर्च, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता जैसी कोई सुविधा नहीं दी जाती। 300 से 350 रुपए का मोबाइल रिचार्ज भी 1910 रुपए के मानदेय में करना बेहद मुश्किल हो गया है। क्लस्टर और जनपद स्तर की बैठकों में बार बार बुलाया जाता है, लेकिन आने जाने का खर्च भी उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। इसके अलावा लोकोस, VPRP और लखपति दीदी योजनाओं के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी कई जिलों में अब तक नहीं दी गई है या अधूरी दी गई है। कई महीनों तक मानदेय नहीं मिलता तो कहीं बैंक खाते में भुगतान के बजाय बेवजह कटौती कर दी जाती है। मानदेय के लिए मांग कर रहे हैं भैया, हम लोग को 1910 रुपये दे रहे हैं। 1910 रुपये में हमारे क्या होगा? एक माह में 5-6 बार हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो 1910 रुपये ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। हम 32 विभाग का काम करते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्य करते हैं, उनके भी साथ में हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आवास के काम है, उसके भी हम ऑनलाइन सर्वे करते हैं। VPRP का सर्वे करते हैं, लोकोस का सर्वे करते हैं। ना किसी चीज़ का हम लोग को पैसा मिलता है। हर महीना पेमेंट नहीं मिलता है भैया, 5-6 महीना हो जाता है। हम लोग को बहुत परेशानी करना पड़ता है। मानदेय कम है हम लोग का 1910 रुपये में कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन काम करते हैं, उसका पैसा नहीं मिलता है। 4-6 महीने से पैसा नहीं मिलता है हम लोग का कुछ भी। हर काम कर रहे हैं, आवास सर्वे कर रहे हैं, लोकोस एंट्री कर रहे हैं, कुछ का पैसा नहीं मिलता हम लोग। तो कितना लोग हैं यहाँ बिलासपुर में बहुत लोग हैं। तो सिर्फ 1910 रुपये दिया जाता है बिलासपुर जिले में कि पूरा प्रदेश की स्थिति है? नहीं, मुंगेली जिला में 3000 है, यहाँ बस है 1910 रुपये। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग पेमेंट बढ़ाए, हम लोग का चाह रहे हैं। हमारे मानदेय बहुत कम है। 1910 रुपये में पूरा महीना हम लोग पूरा घसीट देते काम में। पूरा यहाँ से आवास वास हर कुछ के जानकारी लेते हमारे तीर, लेकिन हमारे 1910 रुपये में हमारे घर के मतलब कुछ काम नहीं चल सकते। हमारे घर के पैसा लगा के वहाँ हर बार मीटिंग में बुलाया जाते, मीटिंग में भी जाथन, लेकिन हमरा यात्री भत्ता भी नहीं मिलते। 1910 रुपये में हमारे मन के बहुत ही कम मानदेय है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की दीदी मला राज्य सरकार और केंद्र सरकार 3-3 हज़ार करके 6,000 देवत थी मला, और लेकिन हमला सिर्फ 1910 रुपये मिला थे। हम 10,000 देवे काबर हमारे घर के भी आर्थिक स्थिति भी चला सुधरे। हमारे घर के सम्मानजनक हमला वेतन मिले ना भाई, हमारे ना हम घर चला सकत हन, ना परिवार चला सकत हन। इन सभी समस्याओं को लेकर सक्रिय महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार भुगतान, नियमितीकरण, नियुक्ति पत्र और सभी आवश्यक सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाए। महिलाओं का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस आंदोलन पर क्या कदम उठाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से जुड़ा एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। गर्भवती महिला के गर्भ में ही नवजात की मौत के मामले में अब प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसे जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। यह मामला 24 दिसंबर का है। विनोबा नगर निवासी पीहू अग्रवाल को प्रसव पीड़ा के बाद अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत को देखते हुए समय पर सिजेरियन ऑपरेशन किया जाना जरूरी था, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही बरती। इसी देरी के कारण प्रसव से पहले ही गर्भ में नवजात की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय टीम ने जिला अस्पताल के
सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा मित्तल और एक शिशु रोग विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। जांच टीम अस्पताल के इलाज से जुड़े सभी दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड, डॉक्टरों के बयान और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच करेगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे बार बार ऑपरेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर टालते रहे। पहले खांसी का हवाला दिया और बाद में भी ऑपरेशन नहीं किया गया। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते ऑपरेशन हो जाता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या चिकित्सा मानकों की अनदेखी पाई जाती है तो संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। उसके लिए एक जांच टीम गठित कर दी गई है, जिसमें एक जिला अस्पताल से गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं, एक रेडियोलॉजिस्ट है और टीम मैंने गठित कर दी है और जल्द से जल्द जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और एक एमडी मेडिसिन नहीं 3 दिन में नहीं हो सकता है, तो जल्द से जल्द उसको करने के लिए कहा गया है। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरेला में जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां 21 वर्षीय युवक राजकुमार धूरी का दिन दहाड़े अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। 26 दिसंबर को राजकुमार धूरी पंजाब नेशनल बैंक बरेला में बैंक संबंधी काम से पहुंचा था। इसी दौरान पुराने जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने उसे बैंक परिसर से जबरन कार में बिठाया और अपने साथ ले गए। सुनसान इलाके में ले जाकर आरोपियों ने राजकुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी शव को कार में लाकर उसके घर के पास फेंक कर फरार हो गए। परिजन घायल अवस्था में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली पुलिस और जरहा गांव थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संतोष कुमार साहू, पोमेश साहू, सोनू राम साहू, उत्तम साहू और समीर कोसले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया कि घटना से पहले भी मृतक को जमीन विवाद को लेकर लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी को भी जब्त किया है। एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शुरू से ये पीछे पड़ गए घर वाला, जमीन ला खरीदिया और नहीं बेचबे तो जान से उठा तो लड़कलम, ये बयान करे रही से। तो मैं काबर बीच के बोले रहे साहब, तो वही दुश्मनी उठा के मोले कला गुंडा बन उठा के ले गए हैं। ट्रैक्टर वाला मालिक है ना बिलासपुर वाला, वो है फ़ोन करी से 4:45 बजे 4:45 बजे मैं रहे साइड में मिस्त्री काम में, तो मिस्त्री काम में रहे तो फ़ोन करी से तो तात्काल आए हैं तो डायरेक्ट यही से आए हैं। तो ले कहाँ है कहीं से, तो गुंडा मन ले गए कहीं से उठा के, तात्काल थाना गए हैं तो नहीं सुनी से फिर आए हैं यहाँ ले देखा तो लड़का है बोली फ़ोन करी से तो आ गए तो फेंक के गए हैं। तो ताता रोसी लड़का ला घर के हॉस्पिटल ले गए हैं तो सो ख़त्म हो गए। कहीं से डॉक्टर था छोड़ के यहाँ 6:15 बजे। अपहरण और हत्याकांड के बाद आज पुलिस ने सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर ट्रायल सीन कराया। वहीं आज मृतक राजकुमार धूरी के घर में 13वीं का कार्यक्रम किया जा रहा है। मृतक के पिता ने बयान में कहा कि जमीन विवाद को लेकर उसके बेटे को धमकियां दी जाती थी और उसी रंजिश में उसका अपहरण कर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए विनय करिहार की रिपोर्ट। बिलासपुर में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में विभिन्न समस्याओं को लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने एक आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में एग्रीस्टेक पंजीयन, रकबा छूटने, गिरदावरी, आवास योजना, आरसी बुक और धान बिक्री से जुड़े मामलों की भरमार रही। कोनी निवासी आदिवासी किसान पुरुषोत्तम गौड़ ने भांचा दान में ग्राम गतौड़ा में मिली भूमि पर
बीते 1.5 दशक से अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए जमीन मुक्त कराने की मांग की, जिस पर एसडीएम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तखतपुर के ग्राम गुटेना निवासी रामायण श्रीवास ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त नहीं मिलने की शिकायत की, जबकि गनियारी के किसान मोहनलाल साहू ने गिरदावरी में धान फसल दर्ज नहीं होने से फसल बिक्री में आ रही परेशानी बताई। मसूरी के किसान लाल बहादुर राय ने 1.5 साल बाद भी ट्रैक्टर की आरसी बुक नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। वहीं तालापारा निवासी श्रीमती प्रीति ने अटल आवास की मांग रखी। इसके अलावा बिल्हा विकासखंड के किसान मनोज कुमार कौशिक ने धान बेचने के लिए तीसरे टोकन की मांग की। जनदर्शन में उठे सभी मामलों को संबंधित विभागों को भेजते हुए अधिकारियों ने नियमानुसार त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर एक ऐसा शहर जो लगातार ऊंचाई और आबादी में बढ़ रहा है। नई इमारतें, बड़े बाजार, औद्योगिक क्षेत्र और भीड़-भाड़, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा खतरा जो साल भर शहर पर मंडराता रहता है, आग का खतरा। बीते कुछ सालों में आगजनी की कई बड़ी घटनाएं हुई, जाने गई, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन हादसों के बाद भी हमारा फायर सेफ्टी सिस्टम वही का वही क्यों है? क्या प्रशासन किसी और बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा है, या बिना किसी बड़ी कीमत के ये सिस्टम कभी अपडेट हो पाएगा? देखिए एक खास रिपोर्ट। साल 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बिलासपुर शहर का दायरा बेतहाशा बढ़ा है। आबादी के साथ साथ बाजार, व्यापारिक परिसर और उद्योग भी तेजी से फैले हैं। व्यापार विहार, सनिचरी बाजार, बुधवारी बाजार, सदर बाजार, गोल बाजार, तेलीपारा जैसे इलाके ऐसे हैं जहां तंग गलियों में हजारों दुकानें और गोदाम मौजूद हैं। यहां हर वक्त आग लगने का खतरा बना रहता है। वहीं सिरगिट्टी और तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों छोटे बड़े उद्योग संचालित हैं, जहां रोज हजारों मजदूर जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। बीते कुछ समय में पटाखा गोदाम, फर्नीचर फैक्ट्री, व्यापार विहार, सिम्स और अपोलो अस्पताल तक में आगजनी की घटनाएं सामने आई। इन हादसों में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई और करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद फायर सेफ्टी सिस्टम में कोई ठोस सुधार नहीं दिखा। चूँकि शहर में बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और इसमें जो वर्तमान में जो भी संसाधन है उसमें और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है और शासन इसमें लगातार काम भी कर रही है। तो जैसे शहर है चारों डायरेक्शन में ही बढ़ रहा है, तो इसमें किस तरह से हम लोग और बेहतर इस व्यवस्था को करें, इसके लिए हम लोग और उसका एक प्लान करके हम लोग शासन को इसमें भेजें। जितने भी नए बिल्डिंगें बन रही हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सभी में नगर निगम और उसमें और जो कॉलोनाइजर लाइसेंस होता है उसमें भी ये सारी व्यवस्थाओं के लिए लिखा जाता है। बिना फायर सिस्टम के, बिना फायर फाइटर सिस्टम के आप कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ एरिया में भी कई बार आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में भी जो नॉर्म्स होते हैं उसका पालन नहीं होता है और उसका परिणाम होता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगती है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ भंडारण होना चाहिए वो सब में अनियमितता होती है। इस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं हम लोग। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। बिलासपुर जिले में अग्निशमन की जिम्मेदारी होम गार्ड्स विभाग के पास है, लेकिन हालात ये हैं कि विभाग के पास न तो पर्याप्त दमकल वाहन है, न ही प्रशिक्षित स्टाफ। जिले में कुल 9 अग्निशमन वाहन हैं, जिसमें से 2 कंडम हो चुके हैं। 2 वाहन एयरपोर्ट और हाई कोर्ट में स्थायी रूप से तैनात हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। ऐसे में पूरे जिले की जिम्मेदारी सिर्फ 5 वाहनों पर है। शहर के 18 लाख लोगों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा भी इन्हीं वाहनों के भरोसे है। यही वजह है कि कई बार दमकल पहुंचने तक आग सब कुछ तबाह कर चुकी होती है। व्यापारी और आम लोग लगातार फायर स्टेशन के विकेंद्रीकरण और बेहतर संसाधनों की मांग कर रहे हैं।
समय समय पे भी कई बार आग लग चुकी है मार्केट में। हम प्रशासन से, निगम प्रशासन से अपील किए हैं कि एक फायर स्टेशन का यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, सामने में एक्साइज गोडाउन भी है रेलवे क्षेत्र में। तो एक कोई ऐसा होगा न करे, कोई बड़ी कोई दुर्घटना हो, उसको पहले ही सुरक्षित करने के लिए फायर स्टेशन यहाँ होगा तो एक बड़ी घटना से बचा जा सकता है। सबसे गंभीर बात यह है कि पूरे जिले का फायर सिस्टम सिर्फ 39 कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। न पर्याप्त ड्राइवर हैं, न प्रशिक्षित फायर फाइटर और न ही बीते 3 सालों में सिस्टम अपडेट की कोई ठोस पहल। रतनपुर, कोटा, तखतपुर, मस्तूरी जैसे कई कस्बों में आज भी एक भी फायर स्टेशन नहीं है। आग लगने की स्थिति में मदद जिला मुख्यालय से ही भेजी जाती है, जिससे समय पर राहत मिलना मुश्किल हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारी खुद मानते हैं कि सिस्टम अपग्रेड की जरूरत है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि हर आगजनी के बाद सिर्फ सायरन बजते ही मुआवजे की घोषणाएं होती है और जांच के आदेश निकलते हैं। सिस्टम जस का तस खड़ा रहता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या फायर सेफ्टी सिस्टम किसी और बड़ी त्रासदी के बाद ही जागेगा? ज़ेन न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल कटनी रेल मार्ग पर अब ट्रेनों की रफ्तार और तेज होने वाली है। इंजीनियरिंग विभाग ने व्यापक सुधार कार्य पूरा कर लिया है, जिसके बाद इस रूट पर ट्रेनें अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा। अब तक कटनी रेल मार्ग पर कई हिस्सों में ट्रेनों की गति 80 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित थी, लेकिन ट्रैक रिन्यूअल और स्लीपर नवीनीकरण के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। बिलासपुर मंडल में 83.59 किलोमीटर ट्रैक पर स्लीपर नवीनीकरण और 83 किलोमीटर से अधिक ट्रैक रिन्यूअल का कार्य पूरा किया गया है, जो रेल सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। बिलासपुर से अमलाई और अमलाई से न्यू कटनी तक सेक्शन गति बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इसके साथ ही अनूपपुर, अमलाई, बिजूरी, बोरीडांड और झलवारा सेक्शन में भी कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। सारा गांव स्टेशन यार्ड को अत्याधुनिक तकनीक से जीरो फिश प्लेट यार्ड में बदला गया है, जिससे रखरखाव आसान हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7 और 8 पर डेड एंड निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इससे ट्रेनों का संचालन और ज्यादा सुचारू होगा। शहडोल बिलासपुर मेमू ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। रोज हजारों यात्रियों को ढोने वाली यह ट्रेन बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। शहडोल बिलासपुर मेमू ट्रेन के हालात बेहद चिंताजनक है। ट्रेन के आधे से ज्यादा कोचों के टॉयलेट की खिड़कियां टूटी हुई है या पूरी तरह गायब है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और निजता दोनों खतरे में है। सबसे ज्यादा परेशानी महिला यात्रियों को उठानी पड़ रही है, जो मजबूरी में टॉयलेट का उपयोग तक नहीं कर पा रही। यात्रियों के अनुसार यह स्थिति कई महीनों से बनी हुई है, लेकिन अनियमित निरीक्षण के बावजूद अधिकारियों को ये खामियां नजर नहीं आती। सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, लगभग कोच की हालत भी जर्जर है। कई सीटें फटी हुई है, कहीं गद्दे गायब है, तो कहीं लोहे के नुकीले हिस्से बाहर निकल चुके हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बना रहता है। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन के कोच और इंजन पर कहीं भी नाम का बोर्ड नहीं लगा है, जिससे यात्रियों को ट्रेन की पहचान करने में भी दिक्कत होती है। रेलवे इस ट्रेन से अच्छा राजस्व कमाती है, लेकिन यात्रियों को बदले में जोखिम भरा सफर मिल रहा है। अब देखना होगा कि रेलवे के अधिकारी इस पर क्या सुधार करते हैं। सेवा और श्रद्धा का अद्भुत संगम बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। यहाँ से गरीब और वृद्ध श्रद्धालुओं का एक जत्था वृंदावन धाम के लिए रवाना हुआ। यह निःशुल्क तीर्थ यात्रा समाज सेवा और भक्ति की मिसाल बन गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। फूल मालाओं से सजे श्रद्धालु, चेहरे पर खुशी और आंखों में आस्था का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। क्षेत्र के व्यापारियों ने श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत किया और श्रद्धा के साथ उन्हें विदा किया। स्टेशन परिसर राधे राधे और राधा रानी की जय के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस यात्रा में करीब 70 गरीब और वृद्ध श्रद्धालु शामिल हैं, जो आर्थिक मजबूरी के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे। व्यापारियों की टीम ने सेवा भाव से इस यात्रा की व्यवस्था की। वृंदावन यात्रा के लिए लगभग हम लोग 75 और वो व्यक्ति जा रहे हैं जो एकदम गरीब हैं,
जो मतलब पहुंच नहीं सकते उन लोगों को हमारी अध्यक्ष है अन्नू जी और हमारी सारी टीम है, वो सब इनको ले जा रहे हैं हंसी खुशी, और उनका राधा रानी समझ के उनकी सेवा करते हुए, सेवा के भाव से हम लोग समर्पित भाव से उनको यात्रा करवा रहे हैं निःशुल्क। बिलासपुर बास्केटबॉल लीग सीजन 2 में खेल और रोमांच अपने चरम पर नजर आया, जहां डीएलएस डायनामोज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ स्कूल बास्केटबॉल कोर्ट में खेले गए फाइनल मुकाबले में डीएलएस डायनामोज ने राइजिंग चौकसे को बेहद करीबी और रोमांचक मुकाबले में 51-49 अंकों से मात दी। टीम की इस ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका रही कोच टी प्रकाश राव की, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और वर्तमान में रेलवे में उप मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन में टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाया। फाइनल में डीएलएस की ओर से सिद्धार्थ सिंह ने 15 और प्रशांत त्रिपाठी ने 13 अंक बनाकर जीत की नींव रखी। वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में मां कामाख्या फाइटर ने एविक फाइटर को 66-44 अंकों से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।